जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है आपको ये जो ईयर एक्ट हम पढ़ रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा होगा और आप अपनी तैयारी अच्छी तरह कर रहे होंगे, राइट। और मेरा हमेशा की तरह कहना है, प्रयास मेरा रहेगा कि इसको एक आसान करना एकदम, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए और आपको लंबे समय तक याद रहे। तो जैसा कि हम सेक्शन 9 तक पूरा कर चुके हैं, आज हम कोशिश करेंगे सेक्शन 10, 11, 12 खत्म करने की। तो आइए शुरू करते हैं। तो बात हम करेंगे आज सेक्शन 10 की। तो एयर एक्ट 1981 की मैं बात कर रहा हूं और सेक्शन 10 से शुरू कर रहे हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे, इसमें सेक्शन 10 में आपको दो क्लॉज दिखते हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2। तो दोनों ही क्लॉजों को हम देखेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 10 के क्लॉज 1 की। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट अ बोर्ड शैल मीट एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 मंथ। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं कि जो आपका एयर एक्ट 1891 है वो साफ कह रहा है कि आप जो बोर्ड है, जो बोर्ड गठित किया गया है, चाहे वो स्टेट बोर्ड है चाहे वो सेंट्रल बोर्ड है, वो कम से कम साल में, आई रिपीट, कम से कम 4 बार मीटिंग करेगा। कम से कम, अब ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी हो सकता है, परंतु कम से कम 4 बार साल में मीटिंग करेगा। ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड शैल ऑब्जर्व सच रूल प्रोसीजर इन रिगार्ड टू ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एट इट्स मीटिंग एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यानी कि जो किस तरह से काम हो रहा है, क्या हो रहा है, इस तरह की जो कार्य हो रहा है उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम वाइज, कम से कम 4 बार, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं। और क्लॉज 1 का जो सेकंड पैराग्राफ है वो कहता है, प्रोवाइडेड दैट इफ इन द ओपिनियन ऑफ द चेयरमैन any business of an urgent nature is to be transacted, he may convene a meeting of board at such time he may think। मतलब सिंपल सी बात की जा रही है। अभी मैंने आपको बताया था पैराग्राफ 1 में कम से कम 4 मीटिंग होगी, कम से कम, परंतु 4 से भी ज्यादा मीटिंग अगर कोई अर्जेंट इशू आ जाता है, अर्जेंट इशू आ जाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी यूएन संयुक्त राष्ट्र है वो नए नए प्रोटोकॉल्स लाता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप एसडीजी का नाम आपने सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें यूएन ने एजेंडा दिया है कि 2030 तक सभी देश वो जो एजेंडा है उसको पूरा करेंगे। तो अचानक से यूएन की तरफ से कोई आदेश आ जाता है, तो आप जानते ही हैं, संपूर्ण विश्व की शांति के लिए ये हर देश इसको मानने के लिए बाध्य होता है। तो यहाँ पर भारत भी एक देश है, वो मानने के लिए बाध्य होता है। तो अचानक से कोई अर्जेंट काम आ गया है, अब देखिए यूएन ने कोई नए निर्देश दे दिए हैं, तो अचानक मीटिंग कराई जाएगी। और किसके द्वारा कराई जाएगी? चेयरमैन के द्वारा। चेयरमैन वो मीटिंग बुलाएगा और वो मीटिंग बुलाई जा सकती है, राइट। तो ये अधिकार किसके पास है? चेयरमैन के पास। तो ये बात आपने याद रखना है। जो आपका सेक्शन 10 है वो खासकर मीटिंग की बात कर रहा है। पैराग्राफ 1 में कम से कम 4 मीटिंग और पैराग्राफ 2 में चेयरमैन को अधिकार दे रखा है। इसके अलावा भी कोई अर्जेंट बेस में मीटिंग है तो वो चेयरमैन उसको, उस मीटिंग को बुला सकता है, राइट। आगे देखते हैं। ये हो गया आपका सेक्शन 10 का क्लॉज 1। अब क्लॉज 2 देखते हैं। अब जो भी यहां पर देखिए लिखा है मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स। जैसे मिनट्स ऑफ द मीटिंग मतलब क्या होता है? मीटिंग में जो भी सदस्य होते हैं वो जो मीटिंग को ज्वाइन करते हैं, हमेशा उनके पास डायरी होनी चाहिए। ये एक प्रोटोकॉल होता है, एक रूल होता है, जिसमें जो भी डिसीजन लिए गए हैं उसको लिखा जाता है। तो उसकी कॉपी, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग की जो कॉपी है वो किस किसको दी जाएगी? वो फॉरवर्ड की जाएगी एक सेंट्रल बोर्ड को एंड टू द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। यानी कि एक कॉपी जाएगी सेंट्रल बोर्ड को, क्योंकि स्टेट बोर्ड की मीटिंग है तो स्टेट बोर्ड को तो जाएगी नहीं। तो यानी कि इसकी कॉपी किससे जाएगी? एक सेंट्रल बोर्ड को, और एक जाएगी उस स्टेट के सरकार को, उस स्टेट की सरकार को। एक इसको उदाहरण से समझते हैं। मानते हैं हरियाणा स्टेट बोर्ड मीटिंग करता है और मीटिंग में जो भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स होते हैं उसकी कॉपी किसको भेजी जाएगी? सबसे पहले तो सेंट्रल बोर्ड को भेजी जाएगी जो केंद्र का है, और दूसरी कॉपी भेजी जाएगी किसको? जो हरियाणा की सरकार है, ना कि राजस्थान की सरकार को भेजी जाएगी, हरियाणा की सरकार को, क्योंकि हरियाणा का जो स्टेट बोर्ड है उसने वो मीटिंग करी है। तो मुझे उम्मीद है इस उदाहरण से आप इसको इजीली समझ पाए होंगे। तो ये बात आपने बहुत अच्छी तरह समझ लेनी है। ये है आपका सेक्शन 10 जो बिल्कुल खत्म हो गया है। अब हम देखेंगे सेक्शन 11। यहां पर बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटीज। अब जो समितियां होती हैं उनको बनाने की बात की गई है। यानी कि इसमें साफ लिखा है सेक्शन 11 में कि भैया कमेटी बनाई जाएंगी। तो इसीलिए हमें कमिटीज दिखती हैं कि ये जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं, यहाँ पर हमें काफी समितियां दिखाई देती हैं, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो सेक्शन 11 है उसका जो क्लॉज 1 है वो क्या कहता है? अ बोर्ड में कॉन्स्टिट्यूट एज मैनी कमिटीज consisting wholly of member, partially of other person or such purpose as it may think। देखिए इसको आसान शब्दों में बता रहा हूं कि यहां पर कहा जा रहा है कि जो बोर्ड है, बोर्ड में
कॉन्स्टिट्यूट, अब बोर्ड में कॉन्स्टिट्यूट। अब बोर्ड आपको पता है यहाँ पर केवल बोर्ड लिखा है, तो यहाँ पर स्टेट बोर्ड भी आ सकता है, सेंट्रल बोर्ड भी आ सकता है। तो बोर्ड क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कमेटी। अब वो कमेटी कैसी होगी, कमेटी दो तरह की हो सकती है। पहली ऐसी कमेटी जिसमें केवल जो बोर्ड मेंबर्स हैं वही उसमें भाग लेंगे, ऐसी कमेटी जिसमें केवल बोर्ड मेंबर्स होंगे। और दूसरी कमेटी क्या होगी, दूसरी कमेटी थोड़ी मिक्सिंग वाली होगी। अब मिक्सिंग से मेरा क्या तात्पर्य है, एक तो इसमें बोर्ड मेंबर्स हो सकते हैं और इसके अलावा भी कोई ऐसे मेंबर्स हो सकते हैं जो बोर्ड के सदस्य नहीं है, परंतु उनको लिया जा सकता है बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज, बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस। तो ये बात आपने याद रखनी है। दो तरह की कमेटी बनाई जा सकती है, एक जिसमें पूरे के पूरे बोर्ड मेंबर्स होंगे और दूसरी जिसमें कुछ बोर्ड मेंबर्स हो सकते हैं और कुछ ऐसे मेंबर्स हो सकते हैं जो बोर्ड के सदस्य नहीं है, यानी कि बाहर के सदस्य हैं, कुछ समय के लिए उनको नियुक्त किया जा सकता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो ये बताया गया है आपके क्लॉज 1 में सेक्शन 11 के। अब हम देखते हैं सेक्शन 11 का क्लॉज 2। A committee constituted under this section shall meet at such time, at such place, and shall observe such rule procedure in regard the transaction of business at its meeting as may be prescribed। यानी कि कमेटी साल में कितनी बार बैठेगी इसके लिए कोई नियम नहीं है। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था सेक्शन 10 में, आपने देखा था कि जो बोर्ड की मीटिंग होगी वो कम से कम साल में 4 बार की जाएगी, कम से कम। पर क्या ये कमेटी के लिए भी ये प्रावधान है? बिल्कुल भी नहीं। कमेटी जब भी एक प्रिस्क्रिप्शन किया जाएगा कि भैया कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए तो वो होगी, उसके लिए कोई भी कम से कम वाला प्रावधान यानी कि नियम नहीं है। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं सेक्शन 11 का क्लॉज 3। द मेंबर ऑफ कमिटी अदर देन द मेंबर ऑफ बोर्ड। अब मेंबर ऑफ कमिटी की बात कर रहा हूं मैं, मेंबर ऑफ बोर्ड यानी कि एक ऐसी कमेटी बनाई गई है जिसमें आधे सदस्य, आधा कुछ भी हो सकता है, वो परसेंटेज वाइज 50-50 मत समझिएगा, आधा मतलब कुछ भी, परसेंटेज वाइज कुछ भी हो सकता है। तो आधे तो हैं बोर्ड मेंबर्स और आधे हैं जो बोर्ड मेंबर्स नहीं है। अब यहाँ पर वो बात की जा रही है जो बोर्ड मेंबर्स नहीं है, जो कमेटी के सदस्य हैं जो बोर्ड मेंबर्स नहीं है, उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, द मेंबर ऑफ द कमिटी अदर देन द मेंबर ऑफ बोर्ड शैल बी पेड सच फीस एंड अलाउंसेस फॉर अटेंडिंग इट्स मीटिंग फॉर अटेंडिंग एनी वर्क बोर्ड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यानी कि जिस व्यक्ति को आप इस कमेटी का सदस्य बना रहे हो जो बोर्ड मेंबर्स नहीं है, उसको आप पेमेंट करोगे, उसकी फीस दोगे, उसके जो भी खर्चे हैं, जो भत्ते हैं, जो अलाउंसेस हैं, उनको पे किया जाएगा। अर्थात इन सिंपल आपने याद रखना है कि जो नॉन मेंबर्स हैं, बोर्ड के जो नॉन मेंबर्स हैं, जो कमेटी के मेंबर्स हैं, उनको पेमेंट किया जाएगा, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। ये है आपका सेक्शन 11 जो बात करता है कमेटी की। अब देखते हैं सेक्शन 12। यहां पर है टेम्परेरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद द बोर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। यानी कि अभी तक हमने पढ़ा सेक्शन 11 में, हमने क्या पढ़ा, कमेटी में कुछ नॉन मेंबर्स यानी कि कुछ टेम्परेरी लोगों को जोड़ा जा सकता है। वैसे ही सेक्शन 12 में हमें क्या दिख रहा है, अब बोर्ड की बात करेंगे। बोर्ड में भी कुछ ऐसे मेंबर्स को जोड़ा जा सकता है जो बोर्ड मेंबर्स नहीं है। आइए देखते हैं क्या कहता है। तो सेक्शन 12 का क्लॉज 1 क्या कहता है, अ बोर्ड में एसोसिएट विद इटसेल्फ इन सच मैनर for such purpose as may be prescribed any person who assistance of advice it may desire to obtain in performance any function under this। अब देखिए सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। यहाँ पर मे शब्द लगा है, मे का मतलब है ये बंदिश नहीं है, ये बाध्यता नहीं है। पहले तो ये बात याद रखना। अब यहाँ पर याद रखेगा, बोर्ड में किसी ऐसे सदस्य को जोड़ा जा सकता है जिसको काफी तजुर्बा है, क्योंकि जिसको तजुर्बा होता है उसका सुझाव बहुत काम का होता है। ये तो मानते हैं ना कि सुझाव किसका काम का होता है, जिसको बहुत तजुर्बा होता है। तो बोर्ड में ऐसे सदस्यों को भी जोड़ा जा सकता है जब ये प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति के सुझाव की बड़ी अहमियत है। तो उस समय क्या होगा कि बोर्ड में उस मेंबर को जोड़ दिया जाएगा जो बोर्ड मेंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके सुझाव चाहिए। अब इससे क्या सीखे हम, इससे सीखे कि वो व्यक्ति जिसको जोड़ा जा रहा है वो अपने विषय में निपुण होगा। यानी कि यहाँ पर तो एनवायरमेंट की बात है, एयर और वाटर, तो हो सकता है इन दोनों में उसने काफी काम किया होगा, राइट। तो यहां पर ये बात याद रखेंगे आप। आगे देखते हैं क्लॉज 2 क्या कहता है, पर्सन एसोसिएटेड विद द बोर्ड अंडर सबसेक्शन 1 फॉर एनी पर्पस शैल हैव द राइट टू टेक पार्ट इन द डिस्कशन ऑफ द बोर्ड मेंबर बट शैल नॉट हैव राइट टू वोट। अब बिल्कुल आसान है, यानी कि जो आपका क्लॉज 2 है वो क्लॉज 1 को ही टारगेट कर रहा है। क्लॉज 1 के हिसाब से हम ये मानते हैं कि एक ऐसे मेंबर को बोर्ड मेंबर बना दिया गया है जो बोर्ड मेंबर का परमानेंट सदस्य नहीं है, केवल कुछ समय के लिए आया है, परंतु उसकी एडवाइस बहुत जरूरी है। अब यानी कि जो बोर्ड मीटिंग होगी उसमें ये भी तो बैठेगा, जो मेंबर नहीं है वो भी तो बैठेगा। अब जब वो बैठेगा तो वो डिस्कशन में पूरा भाग लेगा, पूरा पार्टिसिपेट करेगा, अपना सुझाव देगा, परंतु जब वोटिंग की बारी आएगी तो उसको वोटिंग देने का अधिकार नहीं है। ये बात आपने याद रखनी है। उस मेंबर को जो एक परमानेंट मेंबर नहीं है बोर्ड का, उसको डिस्कशन करने का अधिकार है, वोटिंग देने का अधिकार नहीं।
आगे देखते हैं क्लॉज 12 का सेक्शन 3, अ पर्सन एसोसिएटेड विद बोर्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव सच फीस अलाउंसेस। बिल्कुल वही बात है जो पहले हमने देखी थी कि कमिटी में आप किसी को रखोगे तो उसको उसका अलाउंसेस देना पड़ेगा, उसकी फीस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी यही है कि अगर बोर्ड में आप ऐसे मेंबर को रखते हैं तो आपको उसका अलाउंसेस और फीस देनी पड़ेगी। तो ये है आपका सेक्शन 12। तो हमने 10 पढ़ लिया है, 11 पढ़ लिया है, 12वां पढ़ लिया है, अब 13वां भी देख लेते हैं, राइट। वैकेंसी इन द बोर्ड नॉट टू इनवैलिडेट एक्ट और प्रोसीडिंग। अब देखिए इसको यहीं से मैं आपको बता देता हूं, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, जैसे आपको याद हो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि सीट वेकेंट हो जाती है। अगर आपको याद हो कल भी मैंने आपको बताया था, जैसे हमने पढ़ा था कि कम से कम 5 लोग होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 5, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 5 होने चाहिए, इस तरह से कि राज्य सरकार नियुक्त करेगी, इस तरह से, राइट। लोगों को लिया जाएगा, जैसे कंपनी से भी लिया जाएगा, कॉर्पोरेशन से भी लिया जाएगा। आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और जो मुझे कंटिन्यू फॉलो कर रहा है उसको इजीली समझ में आ रहा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जब ऐसे मेंबर्स को लिया जाएगा, आप मानते हैं कोई बोर्ड बना है, उसमें टोटल हो गए हैं 10 मेंबर्स। एक सेकंड, इसको रिमूव कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए, मानते हैं जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको वो एक हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, बस आपको समझाने के लिए दे रहा हूं कि मानते हैं एक बोर्ड है, वहां पर 10 मेंबर्स हैं। अब 10 मेंबर्स क्या है, 10 मेंबर्स ने कोई डिस्कशन लिया है, कोई डिस्कशन चल रहा है, अब वोटिंग होना है, क्योंकि कोई भी फैसला कैसे होगा, वोटिंग से ही होगा। अब जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन 2 लोग एब्सेंट हैं, यानी कि 8 ही लोग प्रेजेंट हैं, 8 ही लोग प्रेजेंट हैं। तो अब वोटिंग हो रही है। अब मानते हैं वोटिंग में कुछ सॉल्यूशन ऐसा आ गया है कि 7:1, यानी कि 7 लोगों ने हाँ कहा है, 1 लोगों ने ना कहा है, तो ये फैसला माना जाएगा क्योंकि 7 लोगों ने हाँ कह दिया। अब कोई भी व्यक्ति इस आधार पे कोर्ट नहीं जाएगा कि भैया ये फैसला नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 सीटें वेकेंट थी, यानी कि जो व्यक्ति थे या तो उनको निकाल दिया गया था इंसॉल्वेंट की वजह से, कुछ भी, यानी कि 2 सीटें वेकेंट थी। उस आधार पे आप कोर्ट नहीं जा सकते कि ये फैसला गलत है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल से कि जब सीट वेकेंट्स होंगी तो उस आधार पे जो भी फैसला लिया जा रहा है वो अमान्य नहीं होगा, यानी कि इस आधार पे आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि सीट वेकेंट थी। तो यहां पर यह बात उठाई जा रही है। अब आप देख रहे होंगे, वैकेंसी इन द बोर्ड नॉट टू इनवैलिडेट एक्ट और प्रोसीडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये है आपका आज हमने क्या पढ़ा है, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13, राइट। और जो सेक्शन 14 है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते रहेंगे। अब अंत करने से पहले मैं आपको बात बता रहा हूं कि अब आगे का जो भी आपको सेक्शन पढ़ने हैं तो आपको हमारा जो पेड कोर्स है उसमें लॉगिन करना पड़ेगा, राइट। और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप हमारे कोर्स को लॉगिन कर सकते हैं। अंत में आपको पूरी डिटेल दी जाएगी कि किस तरह से हमारी फीस है, और बहुत जेन्युइन फीस रखी है, राइट, क्योंकि हमारी बेसिक कुछ कॉस्टिंग होती है, उसके लिए तो हमें थोड़ा चार्ज करना पड़ेगा, राइट। और वो थोड़ा चार्ज है, आप ट्रस्ट करिए मेरा। जब आप सेलेक्ट होंगे तो वो जो भी आपने पे किया होगा कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये अंत में हम मिलते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि गोयला क्लासेस की तरफ से आपको जो आपका एई का कोर्स है वो आपको किस रेट में आपको दिया जा रहा है, किस जेन्युइन प्राइस में आपको ऑफर किया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको दिया जाएगा एक टेस्ट सीरीज है हमारे पास, राइट, और एक हमारे प्रीमियम लेक्चर्स हैं जो आपको दोनों दिए जा रहे हैं मात्र 9,999, मात्र 9,999, राइट। और यहां पर आप देख रहे हैं अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी आपको पड़ेगी मात्र 999 रुपए की, राइट। और यहां पर आप देख रहे हैं आपको पढ़ाया कैसे जा रहा है, पूरा का पूरा आपका सिलेबस कवर किया जा रहा है, हिंदी इंग्लिश में बाइलिंगुअल कवर किया जा रहा है। हमारे लेक्चर्स भी हम आपको ऐसे दे रहे हैं, राइट। पूरा का पूरा आपका सिलेबस जो है, जो मेंशन सिलेबस है वो आपको दिया जा रहा है, राइट। और यहां पर आप देख रहे होंगे अभी देखिए, अभी भी ऑफर है, अभी भी क्या है कि जैसे जो कोर्स आपका 9,900 का था, 9,999 का था, वो मात्र आपको पड़ेगा 4,999 का, राइट। आपको 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको कहा था, बहुत जेन्युइन प्राइस आपको पड़ेंगे, राइट। और अगर आपको पसंद आ रहा है, खासकर मैंने देखा है कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो एयर एक्ट और वाटर एक्ट से थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, राइट। तो लीगल लैंग्वेज समझने में थोड़ी समस्याएं होती है, और आप जानते हैं किस तरह से आसान शब्दों में आपको बताया जा रहा है, राइट। तो मात्र आपको पड़ेगा 4,999, पर आपने जल्दी करना है, ये ऑफर बहुत जल्द लैप्स भी हो सकता है, राइट। तो यहां पर आप देख रहे होंगे आपकी तैयारी के लिए
यहाँ पर आप देखिए जो प्ले स्टोर है वहाँ पर हमारी एप्लीकेशन है, उससे आप डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। राइट, ये हमारे कुछ अचीवमेंट्स आप देख पा रहे होंगे और अगला नाम आपका चाहिए। राइट, और ये कुछ हमें जो हमारा प्रयास होता है, जो हमारी मेहनत होती है, उसके लिए हमें कुछ कॉम्प्लीमेंट दिए जाते हैं जिनको स्वीकारा जाता है। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि वीडियो में कि अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आते हैं तब भी आप हमें कमेंट करिए, क्योंकि वो हमें प्रोत्साहित करता है। राइट, और इस तरह से आप देखिए ये टेलीग्राम पे हमारे अपडेट्स होते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, आप इसमें फटाफट लॉगिन करिए और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनको नहीं पता है, उन तक भी ये सूचना दीजिए। और ये हमारा नंबर है, 24x7 हम अवेलेबल हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और आपकी जो क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए हम तत्पर हैं। राइट, तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।